नाज़रीन इकराम, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े शोर शराबे के साथ, बड़े दबाव के साथ, बड़े प्लान के साथ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया गया या लाया गया। लेकिन बात वही है जिस पर अल्लाह ताला मेहरबान हो, आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। जनाब, ये फैसला चंद घंटों में ही उड़ा दिया गया। हुक्मरान टोले की जितनी भी मेहनत थी इस पर पानी फिर गया। अब हम बताने वाले हैं कि फैसला आने के बावजूद बाजी इमरान खान के हक में आ गई और जिन्होंने जितनी मेहनत की है वो सर पकड़ कर बैठ गए। फंसाना कप्तान को था, फंस ये खुद गए। आप इम्पोर्टेंट बात जो सुन रहे हैं कि एक तो इमरान खान की नाअहली के शोर बहुत किया गया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इनको नाअहल किया जाए। ये किस बुनियाद पर किया जा रहा है? ये जो सारा जो खेल खेला जा रहा है, इन लोगों ने कहा कि इमरान खान ने बयान हल्फी एफिडेविट है जो कि इन्होंने झूठ करार दिया, ये आपको गलत बयानी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो ये 60 से ज़ायद 68 सफ़ात पर फैसला है, हम आपको एक लाइन पढ़कर सुनाते हैं कि और इसका तर्जुमा करके भी बताएंगे। इमरान खान ने बयान हल्फी जमा ही नहीं करवाया। इमरान खान ने एक सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 1 दिया है, या आप सादा लफ्ज़ों में कह लें कि सारे मामले के हवाले से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया है। बयान हल्फी होता है ओथ के ऊपर होता है, सर्टिफिकेट होता है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक ये रिकॉर्ड है। तो इनका पहला केस उड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि इनकी ख्वाहिश क्या है कि इस हवाले से 62(1)(f) के मुताबिक नाअहली है। हम इसके बारे में भी बता देते हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान के ऊपर ताहयात नाअहली का तस्वुर भी नहीं है। अब इस हवाले से अगर आपका ये खेल है या मुकम्मल तौर पर उड़ गया है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 1 साला दौरे हुकूमत को निकाल कर देखा जाए तो 74 सालों में शायद 33 साल बरह रास्त ताले आजमाओं ने इस मुल्क पर हुकूमत की। बाकी 41 सालों में मुख्तदर हल्कों ने बिलवासा हुकूमत पर कंट्रोल बरकरार रखा। इसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है। मुआशी बदहाली का अंदाजा लगाना मुश्किल है। डॉलर 229 रुपए का हो गया, जबकि श्रीलंका दिवालिया हो गया। जब डॉलर ने 200 के हिस्से को टच किया था, पेट्रोलियम मसनूआत तारीख के बुलंद तरीन सतह पर हैं। गरीब का चूल्हा बुझ गया, महंगाई न थमने वाला, सैलाब गुरबा के घरों में दाखिल हो चुका। आज बंगाली टका हमारे रुपए से कहीं आगे निकल गया। बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा हो चुके। कराची की बड़ी सनतें बांग्लादेश मुंतकिल हो चुकी। बांग्लादेश हुकूमत ने शिद्दत पसंद अनासर का कला कमा कर दिया। अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया। हमसायों के साथ ताल्लुकात में मुल्की मफाद को पहले नंबर पर रखा। दूसरी तरफ हमारा निज़ाम हुकूमत ताहाल ये तय नहीं कर पाया कि क्या हम वाकई जमहूरियत हैं या हम ताले आजमाओं के ज़ेर साया चलने वाली हुकूमत का हिस्सा बनकर ही खुश होते रहे हैं। क्या हम खालिस इस्लामी हुकूमत हैं? हम क्या हैं? पिछले 74 सालों में अभी तक यही तय नहीं हो पाया। बानी पाकिस्तान के इंतकाम के बाद हर साल सियासी जमात ताले आजमाओं के ज़ेर साया पली बड़ी और परवान चढ़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हैरान कुन तौर पर हर सियासी जमात ताले आजमाओं की पुष्ट पनाही में खुश रही है। ताले आजमा अपने मौक़िफ़ की तायद में जगह हक के बजानिब है कि सियासतदान अपने सियासी फैसलों से खुद को मुफाद पहुँचाने के साथ साथ कौमी वकार और मुल्की सालमियत पर कम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। इसलिए डिक्टेटरों को मुदाखलत करना पड़ती है। सियासी जमातों के सरबराहान भी ये कहने में हक बजानिब है कि इन्हें चलने नहीं दिया जाता, बल्कि हर मौका और हर मोड़ पर इन्हें बेजा मुदाखलत का सामना रहता है। इसलिए वो मुख्तदर हल्कों के साथ मिलकर हुकूमत करने पर मजबूर हैं। शायद यही वजह है कि वो खुलकर हुकूमत नहीं कर पाते। दोस्तों, उधर हर इदारे ने अपने मुताबिक अपने इख्तियारात की आईनी और कानूनी तशरीह कर रखी है। इस तनाजुर में देखा जाए तो साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार के जबरी खात्मे के साथ ही मुल्क में हिजान अंगेजी बढ़ गई। डॉलर 51 रुपये बढ़ गया। पेट्रोल की कीमत में महज 2 महीनों में 82 रुपये यकमुश्त इजाफा हुआ। बरसर इक़्तिदार हुकूमती इत्तेहाद ने फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कानून का खात्मा किया और बहुत ही तेज़ी के साथ नैब के कवानीन में तरमीम करके नैब नामी यानी कि खूनखार शेर की खाल उतार कर पाँव और बाजों को धड़ से अलग करने के बाद उसे बकरा समझते हुए सालम अंगारों पर रख दिया। ये इस बकरे को खाने के लिए तैयार ही बैठे थे कि तराजू फिर से हिलना शुरू हो गया। मुल्क के इस सियासी भौचाल में कोई इदारा, कोई सियासी रहनुमा, मुसन्नफ या कोई हुक्मरान ये सोचना गवारा ही नहीं कर रहा कि मुल्क में क्या होने जा रहा है, क्योंकि सभी ताकतवर इदारों के सरबराहां और ताकतवर अफराद ने अपना धन दौलत, बीवी, बच्चे और कारोबार बाहर की दुनिया में मुंतकिल कर दिया। इसलिए इन्हें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुल्क में रहने वाले 22 करोड़ अवाम का कौन वाली वारिस होगा। इनकी बला से पाकिस्तान कल की बजाय आज ही दिवालिया हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये इदारे और अफराद एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बाद
اس ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یقین جانیے کہ پاکستان بھر کے عوام یہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پر ایک ایسی قومی حکومت تشکیل دی جائے جو انتہائی ایماندار ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو، ایسے افراد جن کے دامن پر کسی بھی طرح کا داغ نہ ہو۔ یہ قومی حکومت 10 وزراء پر مشتمل ہو، صوبائی حکومتوں میں وزراء کی تعداد وفاقی کیبنٹ سے بھی کم ہو۔ قومی حکومت کے یہ وزراء قرآن مجید اور آئین پاکستان پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھائیں کہ وہ پوری ایمانداری، غیر جانبداری اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں گے۔ یہ قومی حکومت ہر طرح کے اختیارات سے لیس ہو کر فیصلے کرے، بدعنوان افراد کو بلا تفریق گرفتار کیا جائے اور 3 ماہ کے اندر انکوائری مکمل کرنے کے بعد انہیں قرار واقع سزا دی جائے۔ یہ قومی حکومت اپنے ہر اقدام پر پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو اعتماد میں لے، روزانہ کی بنیاد پر حکومت اپنے اقدامات کے متعلق عوام کو آگاہ کرے کہ کن افراد کو کن جرائم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے اور کن جرائم کے ثابت ہونے پر انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ وطن عزیز میں تاحال صرف ایک وزیر اعظم کو سیاسی انداز میں پھانسی دی گئی ہے، جبکہ یہ قومی حکومت خالص ملکی مفاد میں سابق اور موجودہ حکومتی عمائدین اور دیگر مقتدر اداروں کے بدعنوان افراد کو چن چن کر سزائیں دے۔ ہمارے ہمسایہ ملک چین نے اسی اصول پر چند دہائیوں میں ترقی کی ہے۔ چین نے یہ طے کیا ہے کہ بدعنوان افراد کو کسی بھی دباؤ میں آئے بنا قرار واقع سزا دے گا۔ یہی وجہ ہے چند ہی امسال کے بعد چین میں بدعنوانیت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی۔ جرنیل، جج، سیاستدان، بیوروکریٹ، سبھی اداروں کے افسران اور ملازمین کو عہدہ اور ملازمت اختیار کرتے ہی ملکی قوانین کا ادراک ہوتا ہے کہ بدعنوانیت میں ملوث افراد کو سزا دی جائے گی۔ یقین جانیے سینکڑوں وزراء اربوں روپے کی تنخواہیں وصول کرتے لاکھوں ملازمین الاؤنس و سہولیات کا بوجھ اٹھانے سے ہماری معیشت اب قاصر ہے۔ اس لیے ہمیں خالصاً قومی مفاد میں مندرجہ بالا افراد کو کڑوی گولی کھلانی ہوگی۔ عوام کو اعتماد میں لے، روزانہ کی بنیاد پر حکومت اپنے اقدامات کے متعلق عوام کو آگاہ کرے کہ کن افراد کو کن جرائم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے اور کن جرائم کے ثابت ہونے پر انہیں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ وطن عزیز میں تاحال صرف ایک وزیر اعظم کو سیاسی انداز میں پھانسی دی گئی ہے، جبکہ یہ قومی حکومت خالص ملکی مفاد میں سابق اور موجودہ حکومتی عمائدین اور دیگر مقتدر اداروں کے بدعنوان افراد کو چن چن کر سزائیں دے۔ ہمارے ہمسایہ ملک چین نے اسی اصول پر چند دہائیوں میں ترقی کی ہے۔ چین نے یہ طے کیا ہے کہ بدعنوان افراد کو کسی بھی دباؤ میں آئے بنا قرار واقع سزا دے گا۔ یہی وجہ ہے چند ہی امسال کے بعد چین میں بدعنوانیت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی۔ جرنیل، جج، سیاستدان، بیوروکریٹ، سبھی اداروں کے افسران اور ملازمین کو عہدہ اور ملازمت اختیار کرتے ہی ملکی قوانین کا ادراک ہوتا ہے کہ بدعنوانیت میں ملوث افراد کو سزا دی جائے گی۔ یقین جانیے سینکڑوں وزراء اربوں روپے کی تنخواہیں وصول کرتے لاکھوں ملازمین الاؤنس و سہولیات کا بوجھ اٹھانے سے ہماری معیشت اب قاصر ہے۔ اس لیے ہمیں خالصاً قومی مفاد میں مندرجہ بالا افراد کو کڑوی گولی کھلانی ہوگی۔